Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the 30th lecture of Logistics Management. I'm your host, Dr. Khurram. Now, Logistics Management के हम लोग theoretical discuss किया, बहुत डिटेल में डिस्कस किया, एक एक चीज़ को हम लोगों ने पकड़ा और उसको एनालाइज किया. बट लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी कि डेफिनेटली जब आप एक सब्जेक्ट को एज अ होल देख रहे हैं तो हम लोगों ने उसको एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखा, एक ऐसे तरीके से देखा कि हम लोगों ने स्पेसिफिकली वो चीज़ें डिस्कस की विच वर एप्लीकेबल टू ऑल द लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट चेंज ब्रॉडली. हमने उसी के अंदर पाइपलाइन को भी, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया. हमने उसी के अंदर जो एग्जांपल्स मैं देता रहा पेट्रोलियम की भी दी आप लोगों को. मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को फॉर एग्जांपल आम फास्ट मूविंग एफएमसीजी गुड्स की एग्जांपल दी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की भी दी इन सर्टन लोकेशंस. आइसक्रीम्स की एग्जांपल दी, खैर एफएमसीजी अगेन. मेडिसिन की एग्जांपल दी मुख्तलिफ जगहों पे. बट द पॉइंट इज़ कि हम लोगों ने लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को एज एन अम्ब्रेला देखा, एक ब्रॉडर सब्जेक्ट देखा, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा. बट अगेन व्हाट आई रियलाइज्ड इज़ के जी फिर हर सप्लाई चेन के अंदर, हर लॉजिस्टिक्स चेन के अंदर देयर आर सर्टन स्मॉलर डिटेल्स दैट आर वेरी मच स्पेसिफिक टू दैट चेन ओनली. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें होंगी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से एसोसिएटेड हैं, कुछ उनके अंदर भी फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना, फॉर एग्जांपल कई दफ़ा कंटेनर्स के केस में भी ट्रांसफ़र करना, इट कैन बी ट्रांसफर्ड कि मतलब गैस के भी बड़े बड़े उस तरह के टैंकर्स मूव करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना, साथ हैवी इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करना, साथ जो है फॉर एग्जांपल कैरोसिन ऑयल और इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम. उसकी कुछ ऐसी डिटेल्स हैं उसके अंदर विच आर ओनली स्पेसिफिक टू दैट सॉर्ट ऑफ सप्लाई चेन. उसका ताल्लुक किसी तरीके से भी फॉर एग्जांपल अगर ब्रेड और दूध और अंडे ट्रांसपोर्ट करने से नहीं है. हम लोगों ने पैकेजिंग, इन्वेंट्री, कस्टमर सर्विसेज एक एक चीज़ को डिस्कस किया, लेकिन हमने ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया, ओवरऑल एज एन अम्ब्रेला डिस्कस किया. फिर उसके बाद बेस्ड ऑन दैट कि मैंने आप लोगों को सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को एक ग्लिम्प्स दे सकूं कि अगर एक एक्चुअल सप्लाई चेन के हम किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ें और उसको हम लेके ऊपर से फॉर एग्जांपल फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट टू द एंड प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश करें तो फिर उसमें क्या, उसके लिए मैंने एग्जांपल उठा ली कोल्ड चेन की. कोल्ड चेन वो वाला प्रोसेस है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जो वैक्सीन्स मूव होती हैं, फॉर एग्जांपल जिसकी हमने स्पेस खास तौर पे की कि वैक्सीन का यूज़ ख़त्म हो जाता है अगर वो ठीक क्वालिटी में मदर या चाइल्ड के पास नहीं पहुंची, इट वोंट बी इफेक्टिव. तो उस वजह से हमने उसका एक ब्रॉड टेम्परेचर रेंज ऑन एवरेज +2 से +8 के दरमियान उनको मेंटेन किया जाता है, उसके डाइल्यूटेंट को भी और उसके वैक्सीन को भी इटसेल्फ, और वो पहुंचाई जाती है उस कंडीशन में. इसमें अब सारे स्टेप्स शामिल हैं. फॉर एग्जांपल अगर इंपोर्ट की गई तो बाहर से आई उस टेम्परेचर के ऊपर, अनलोड की गई, दोबारा लोड की गई ट्रक्स वगैरह में या जिस किस्म के इक्विपमेंट में उसको भिजवाना है, फिर उसके अंदर दरमियान में टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है, फिर उसको भिजवाया गया फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लेवल के ऊपर कि जी दैट इज़ प्राइमरी स्टोर जहाँ पे वेयर हाउस इसमें रखा गया, फिर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट, फिर आखिर में फॉर एग्जांपल अगर वैक्सीन के केस की हम खास तौर पर बात करें तो जिस तरह वैक्सीन की ड्राइव चल रही होती हैं तो आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जा सकती है, रीजनल हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उस लोकेशन पे जहाँ पे उसने एक्चुअली डिलीवर होना है, और वहाँ तक +2 से +8 के दरमियान डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन रखना है आप लोगों ने. तो दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. अगर इसी तरह फॉर एग्जांपल हम ग्लास की एग्जांपल उठाते हैं कि जब ग्लास को ट्रांसपोर्ट करना होता है उस मैन्युफैक्चरर से जहाँ से बनता है जाके किसी फार फ्लंग एरिया में अगर उसने लगना है जाके, तो डेफिनेटली बीच में डैमेजेस भी हैं, जिस तरह वैक्सीन के भी डैमेजेस हो सकते हैं. इसी तरह अब उसकी क्या क्या किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से मूव करना है, तो उसकी अपनी डिटेल्स अपनी स्पेसिफिक होंगी. तो उसको बताने का मकसद वाहिद ये था कि हम इसको देखेंगे जब हम मार्केट में जाके किसी एक इंडस्ट्री में जब ऑपरेट करना, जॉब करना स्टार्ट करेंगे तो वी वुड रियलाइज़ कि उसकी अपनी बहुत इंट्रिकेट किस्म की छोटी छोटी डिटेल्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट इज़ वाई वी बेसिकली डिस्कस्ड कोल्ड सप्लाई चेन. उसके बाद मैंने ये चाहा एंड कोल्ड सप्लाई चेन की जो हमने फिनोमेना या जो तरीके से डिस्कस किया दैट वाज अगेन स्पेसिफिक टू, आप कह सकते हैं कि साउदर्न एशिया का केस आपके सामने आ रहा था, बिकॉज वैक्सीन की ड्राइव्स मोस्टली यहाँ पे हैं. बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगेन वो बाय बर्थ से लेके दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल इन दैट वैक्सीनेशन. हमारे फार फ्लंग एरिया में अभी भी ऐसी डिजीज़ हैं. आई गेस जो हमारे हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स हैं, पोलियो इज़ द ओनली वन, पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इस रीजन के अंदर जिनके अंदर स्टिल पोलियो वायरस एग्जिस्ट कर रहा है. हर बार वैक्सीनेट करते हैं, सब कुछ अपनी तरफ से ख़त्म कर देते हैं, देन वी फाइंड आउट दैट सर्टेन किड्स हैव बीन अफेक्टेड बाय पोलियो. इससे उसके पेरेंट्स की, उन बच्चों की ज़िंदगी आप समझें कि इट हैज़ बिन अब किस तरीके से चेंज हो गई है. तो इसका मतलब है वैक्सीन उधर पहुंचनी लाजमी है. वी हैव स्टिल मिस्ड सम पीपल. हर बार गवर्नमेंट एक मैसिव पोलियो ड्राइव करती है, वो उन लोगों जिनको ऑलरेडी दी जा चुकी है उन बच्चों से लेके आगे तक देती है.
लेकिन फिर हर बार कुछ ना कुछ रह जाते हैं। इसका मतलब है कि वो एक पूरा सप्लाई चेन का प्रोसेस है, और फिर उसके ऑब्वियसली कस्टमर तक पहुंचना इज अनदर डिबेट। आप इंटीरियर सिंध में या इंटीरियर बलूचिस्तान में या फॉर एग्जांपल इंटीरियर पंजाब या आप इंटीरियर केपीके की तरफ जब जाना शुरू करते हैं तो स्टोरी डिफरेंट है, क्योंकि आप लोगों के सिटीज़ के अंदर तो हम लोग बड़े वो जिस इधर बैठे हुए हैं वहाँ पे वी कैन सी कि जी ड्रग स्टोर्स हैं, ये है वो है, हॉस्पिटल्स हैं, फैसिलिटीज़ मौजूद हैं टू कीप द टेम्परेचर मेंटेन। लेकिन जब उस तरफ की बात करते हैं तो देन देयर आर कैरी वो बॉक्सेस वगैरह के हमने वो उसकी भी एग्जांपल देखी, तो वो सारे सप्लाई चेन के इक्विपमेंट और उसका हिस्सा है। तो खैर बहरहाल वी डिस्कस दैट सिर्फ ये देखने के लिए, अगेन जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसकी छोटी छोटी डिटेल्स हर चेन की अपनी अपनी होती हैं। देन उसके बाद हम आगे चले, मैंने चाहा कि आप लोगों को एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में एक पाकिस्तान के एक दो केसेस की एग्जांपल दे दूँ। मैं हम लोगों ने एजिलिटी से स्टार्ट किया, विच इज़ अ ब्रॉड लॉजिस्टिक्स कंपनी जो सप्लाई चेन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप बेसिकली अगर अपनी सप्लाई चेन आउटसोर्स करना चाहते हैं यू कैन डू दैट। एजिलिटी इज़ ग्लोबल चेन, वो उसके मोर देन 500 ऑफिसेज हैं, इट इज़ अक्रॉस मैनी कंट्रीज़। उसका बेसिकली ऑपरेशन इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1979, इससे पहले और नामों से भी वो ऑपरेट करती है। इट हैज़ अ बिग हिस्ट्री एंड इट इज़ वन ऑफ द टॉप 10 बेसिकली इन द होल वर्ल्ड। द पॉइंट इज़ कि इसका जो मैसिव स्केल है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, इट इज़ वेरी ह्यूज। तो हम लोगों ने दैट इज़ वाई कि मैं इसको ग्लोबल कंपनी, और सेकेंडली एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही है, और पाकिस्तान में हमारी एक बहुत वेल नोन चेन मेट्रो बेसिकली शॉपिंग मॉल जो है मेट्रो की वो जो है उन लोगों को ये एक सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसको हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे टू सी कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पाकिस्तान में कैसे की जा रही है, और ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है हमारे पास। फिर हम उसको मैकडॉनल्ड्स को भी थोड़ा सा लाइटली डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज मैकडॉनल्ड्स इज़ ऑल्सो आप कह सकते हैं पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है हमारे सामने, मैनी ऑफ अस हैव बिन ओवर देयर। तो ये एम है कह सकते हैं आज के लेक्चर का जो हम कवर करने जा रहे हैं। एजिलिटी का ये एक वेयर हाउस आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इनकी लोडिंग अनलोडिंग किस तरीके से, और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसका था कि दैट इज़ वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय WMS। जब प्रोडक्ट एंटर हुई वेयर हाउस में तो उसकी एंट्री की, जब प्रोडक्ट एग्जिट हुई तो उसकी एंट्री की। मोस्टली दे यूज़ RFIDs के उसको टैग कर लेते हैं प्रोडक्ट को, और उससे ट्रेस कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट किस जगह पड़ी हुई है, और उसका रिकॉर्ड कंटिन्यूसली मेंटेन करते हैं अपने उसके अंदर डेटाबेस के अंदर। तो इनको पता है एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट किधर मौजूद है। तो दैट इज़ बेसिकली देयर एम कि जब आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आप अपनी पूरी सप्लाई चेन में अपनी प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरर है, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, लेट्स अज्यूम देयर इज़ अ कंपनी वो सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रही है, उसने अपनी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और उसने प्रोडक्ट का आगे दोनों चीज़ें आउटसोर्स की, तो एजिलिटी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द एंड्स कि वो बता सकेगी कि इस वक्त प्रोडक्ट कहाँ पे है। वो सारी इन्फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट करना, लॉजिस्टिक्स करना, उसको पहुंचाना प्रोडक्ट को वहाँ पे, उसके बारे में फॉर एग्जांपल उसकी पैकेजिंग करना, ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। तो हम लोग आगे जाके देखेंगे, वी वुड अंडरस्टैंड दैट। हम लोगों ने ये स्लाइड भी डिस्कस की थी इसमें वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कि उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, वाई आर दे यूजिंग डेडिकेटेड वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। बिकॉज क्योंकि अब हमने इसी लेक्चर से थोड़ा सा पहले, चंद लेक्चर से पहले हम लोगों ने इन्वेंट्री को डिस्कस कर रहे थे, इन्वेंट्री के अंदर हम स्टोरेज को डिस्कस कर रहे थे। दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ स्टोरेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, सिस्टम सपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपके अपने पास है तो आपकी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाती है। मोर डिटेल इन्वेंट्री विजिबिलिटी, बिकॉज वट एवर यू प्लेस एंड वेयर एवर यू प्लेस इट दैट इज रिकॉर्डेड इन द वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, रादर दैन कि जाके आप फिजिकल काउंटिंग करते फिरें हर बार कि जी इतना स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है और ये शॉर्टेज है या ये एक्सेस है। तो आपके रिकॉर्ड आपको देख के बता रहा है, प्लस उनको टैग ऑलरेडी हुए में, यू एग्जैक्टली नो वट इज इन साइड द वेयर हाउस एंड वट इज आउटसाइड द वेयर हाउस। That results into not only is it in the facility but it is it available, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल उसकी है भी कि नहीं, एक तो फैसिलिटी के अंदर, दूसरा किस जगह पे अवेलेबल है वो। इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, डेफिनेटली जो हमने इन्वेंट्री का पूरा वो एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि वाई वी कीप इन्वेंट्रीज, दैट इज टू इम्प्रूव द कस्टमर सर्विसेज, कि जैसे ही प्रोडक्ट मांगी जाए उसको फ़ौरन पहुंचाई जाए। तो दैट वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम रिजल्ट्स इन टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, शॉर्ट साइकिल टाइम ऑफ ऑर्डर्स, बिकॉज आपके पॉइंट इज के आप वो स्टॉक में से ढूंढते फिरें, जी यू एग्जैक्टली नो वेयर द आइटम इज। आपने स्टोर भी कैटेगरी के हिसाब से किया, आप एक्सट्रैक्ट भी उसको एग्जैक्टली उसी लोकेशन से कर रहे हैं, और उसके बाद क्योंकि आप वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली नो कि क्या चीज़ कहाँ पे है। तो इसका मतलब है दैट रिजल्ट्स इनटू शॉर्ट साइकिल टाइम ऑफ ऑर्डर्स एज वेल एज, जिसका एडवांटेज बिकॉज ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपको पता है क्या चीज़ कहाँ पे पड़ी है, आप वो किस किस्म की चीज़ है, सेकेंडली किस हाइट के ऊपर, किस लोकेशन, किस रैक के ऊपर मौजूद है वो।
तो उसको एक्सट्रैक्ट वहाँ से कैसे करना है, वेदर यू नीड फोर्क लिफ्टर, वेदर यू नीड अ लेबर कि जिसने उठाना है वहाँ से। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली, दैट रिमूव्स वेस्टेज ऑफ टाइम जब इतना रिकॉर्ड अप टू डेट हो। इन्वेंट्री रिडक्शन, लोअर इन्वेंट्री कॉस्ट एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, जब चीज़ें ऑर्गेनाइज हों ऑटोमेटिकली, ये दोनों चीज़ें आप लोगों की ऑटोमेटिकली ओरिजिनेट हो जाती हैं बिकॉज लोअर इन्वेंट्री कॉस्ट। क्यों? क्योंकि अब आपके पास अप टू डेट रिकॉर्ड मौजूद है दैट हाउ मच इन्वेंट्री टू कीप, और क्योंकि आपके पास हिस्टोरिक डाटा भी मौजूद है, बाय द वे दैट कैन हेल्प्स यू इन, आपको फोरकास्टिंग के लिए भी डाटा आपके पास आ जाता है ऑटोमेटिकली, क्या प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा निकल रही है, किस स्पीड से किस रेशियो से जाती है, किस सीजन में जाती है, ज़्यादा जाती है, तो वो फिर लोअर इन्वेंट्री कॉस्ट, आप एक खास लेवल की इन्वेंट्री मेंटेन रख सकते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप स्टैक करके प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करके रखेंगे दैट वुड बी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। इंक्रीज एक्यूरेसी, इंक्रीजेज एक्यूरेसी ऑफ ऑर्डर्स, अगेन दैट वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, जब आपको उसके अंदर इफ इट इज़ अप टू डेट दैट वुड exactly tell you where the product is located, at which shelf, at which rack and so और उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। दैट वुड मीन कि एरर के चांसेस मिनिमल हो जाते हैं। फिर आपकी प्रोडक्ट जब निकलती है तो यू इमीडिएटली अपडेट द रिकॉर्ड, जब रिकॉर्ड को इमीडिएटली अपडेट करते हैं फिर अगेन आपके एरर के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो बेसिकली आपकी ऑर्डर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है इस वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से। नाउ लुक एट दिस कि एजिलिटीज वेयर हाउस जो मैनेजमेंट का सोल्यूशन है दैट इज सप्लायर, कस्टमर एंड इन बिटवीन देयर इज एजिलिटी, जो एजिलिटी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। अब वो कैसे उसको मैनेज करें, एजिलिटी के जो वेयर हाउस ऑपरेशन है उसके अंदर टास्क मैनेजमेंट शामिल है कि टास्क मैनेजमेंट, ओवरऑल टास्क किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मतलब दैट इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड। उसके अंदर लेबर मैनेजमेंट शामिल है, डेफिनेटली जो आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन है, आप टास्क को मैनेज कर रहे हैं। जो हम लोगों ने वो डिस्कशन की थी दैट इज़ जोनिंग एंड सीक्वेंसिंग एंड बैचिंग, दैट इज़ एक्चुअली बेसिकली जब आप जोनिंग कर देते हैं तो दैट इज़ लेबर मैनेजमेंट कि आप लेबर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और क्या कौन सी एरिया, कौन सी जोन, कौन सा बंदा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिसीविंग एंड पुट अवे के आइटम रिसीव करना और पुट अवे अगेन पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। क्रॉस डॉक के एक ऐसी किस्म की चीज़ है जो फॉर एग्जांपल देयर आर के आप बजाय उसको वेयर हाउस के अंदर जाके स्टोर करेंगे, आप एक डॉक से उठा के दूसरे डॉक पे सीधा सीधा डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज क्रॉस डॉक, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। फ्लो ऑफ आइटम्स वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। क्वालिटी चेकिंग, अगेन क्वालिटी चेकिंग एंड पिकिंग। क्वालिटी चेकिंग इज बेसिकली अगेन वेरी सिंपल कि जो आइटम्स की वेदर दे आर, कोई डैमेज तो नहीं हुआ, कुछ इस तरह की चीज़ तो नहीं, अगेन वो चीज़ भी आ जाती है। क्योंकि आप ये ज़हन में रखें कि दिस वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम ये सारा वो रोल प्ले कर रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन ने खुद प्ले करना था। एक तो नॉर्मल फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग और वो वाली सर्विसेज हैं, एक आप पूरा सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपना एक डिवीजन उसको। जब हम आगे जाके मेट्रो के एग्जांपल लेंगे तो खैर मैं आपको भी थोड़ा सा उसका ब्रीफ दे देता हूँ। जो मेट्रो सर्विसेज जो इस्लामाबाद और लाहौर मेट्रो वाले जो हैं, नॉट मेट्रो बस, मेट्रो वो जो मेट्रो शॉपिंग मॉल है सॉर्ट ऑफ थिंग, मेट्रो ग्रोसरी स्टोर लार्ज वो जो बहुत बड़े वाले बने हुए हैं इस्लामाबाद में हैं और लाहौर में हैं। मे भी आप लोग उधर ना विजिट किया हो किसी ने, तो मैं आपको उसका थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। देयर आर जाइगेंटिक स्टोर्स, जिस तरह आप लोगों ने कभी यूटिलिटी स्टोर या CSD देखे होंगे ना, मल्टीप्लाइड बाय फॉर एग्जांपल 10, बहुत बड़े, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टीवीज, फ्रिजेस, वॉशिंग मशीन्स, डिश वॉशर्स, एक एक चीज़ मौजूद है। हेयर ड्रायर से लेके उसमें कॉस्मेटिक्स मौजूद हैं, ख़वातीन की चीज़ें भी, शैम्पूज़ और क्रीम्स एंड नेल पॉलिशेस वगैरह। उसके अंदर कारपेट्स तक भी मौजूद हैं, स्मॉल साइज़ के रग्स मौजूद हैं, उसमें क्रॉकरी सारी दुनिया जहान की मौजूद है, उसमें इवन के क्लोथिंग मौजूद है, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उसमें बेकरी आइटम्स, एवरीथिंग जो आप सोचेंगे। आप एक मेरा दोस्त एग्जांपल दिया करता था मुझे ऑस्ट्रिया में, कहता है सो एंड सो स्टोर है, उसका नाम क्या था, वूलवर्थ, एक बड़ा वूलवर्थ है सो एंड सो लोकेशन में, वहाँ पे जाके सुई से हेलीकॉप्टर तक तुमने जो लेना है सारा कुछ उधर मौजूद है। तो एक्चुअली वहाँ पे सुई और हेलीकॉप्टर तो नहीं थे, लेकिन टॉय हेलीकॉप्टर मौजूद थे और सुई मौजूद थी बाय द वे। सो दिस इज़ अ सिमिलर थिंग कि अगर आपने वहाँ से मेट्रो से जाके, नॉट मेट्रो बस, मेट्रो से जाके आपने उस मेट्रो स्टोर से जाके आपने सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक कुछ लेना है तो उनके दरमियान वाली चीज़ें एटलीस्ट आपको मिल जाएंगी। मोटरसाइकिल वहाँ पे मौजूद है बाय द वे, साइकिल्स और मोटरसाइकिल्स मौजूद है। गाड़ियाँ अभी नहीं आई, कोई पता नहीं कल को वो गाड़ियाँ भी लॉन्च कर दें, फर्नीचर, मोटरसाइकिल, साइकिल्स, गार्डन इक्विपमेंट, वो लॉन मूवर्स और जस्ट नेम इट, एवरीथिंग इज़ ओवर देयर। तो उनकी जो एक छोटा सा सेगमेंट ना, मतलब उनके लिए खैर इतना छोटा भी तो नहीं है, लेकिन इट इज़ अ ह्यूज स्केल ऑपरेशन। लेकिन जो उनका ऑपरेशन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला, अब हर चीज़ तो मेट्रो वाले बेचारे खुद नहीं कर सकते, उन्होंने अपने सप्लायर्स हायर किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिलिप्स और सोनी और LG वाले अपने टीवीज़ और वो सप्लाई करते हैं, साइकिल्स वाले साइकिल्स, होंडा वाले और डिफरेंट मोटरसाइकिल ब्रांड्स अपने मोटरसाइकिल सप्लाई कर रहे हैं, एक्सरसाइज मशीनें वगैरह वो उनकी कंपनी सप्लाई कर रही हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्योंकि फार्मर्स स्प्रेड अलॉन्ग है तो डेफिनेटली दे हैड टू कॉन्टैक्ट अ सप्लायर, उसके लिए उन्होंने एजिलिटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ।
एजिलिटी वाले वहाँ से जाके चीज़ें उठाते हैं, फार्मर से कलेक्ट करते हैं, उनको पैकेज करते हैं, उनकी क्वालिटी चेकिंग करते हैं, उनको वेट्स के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं मेट्रो को, मेट्रो लाहौर एंड मेट्रो इस्लामाबाद ब्रॉडली। तो ये अब वो ओवरव्यू है जिसकी वजह से मैं एजिलिटी की खप डाल रहा हूँ कि एजिलिटी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ कि वो करते क्या। अब ये चीज़ें जो ये वाला प्रोसेस है सारा जो अभी आप लोग पढ़े, अब इसको इस हिसाब से देखें कि ये काम पाकिस्तान में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के केस में भी हो रहा है और ये एजिलिटी वाले सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अदर देन ऑल दी अदर सर्विसेज उनको साइड पे करके, मैं उनको इनकार नहीं कर रहा, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दे आर डूइंग इन पाकिस्तान, बट इन केस ऑफ मेट्रो मैंने आपको एक एग्जांपल स्पेसिफाई कर दिया। पिकिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, लोडिंग, रिप्लेनिशमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड की वो खैर आखिर में हम उसको देखते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल यानी कि स्टॉक रिप्लेनिशमेंट, इन्वेंट्री, बेसिकली इन्वेंट्री और वेयर हाउस उनके लिए, मेट्रो के लिए ये लोग मैनेज कर रहे हैं, जिसमें ऑर्डर मैनेजमेंट है, ऑर्डर पिकिंग है, क्वालिटी चेकिंग है, लोडिंग है, रिप्लेनिशमेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, सारा उनको दिया हुआ है मेट्रो ने कि आप लोगों ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की इन्वेंट्री भी आपने रखनी है। अब वो चाहें तो वो ऑर्डर के हिसाब से उनको सप्लाई करें, जब ऑर्डर प्लेस करें, चाहें तो रिजर्व में इन्वेंट्री में रखी रखें, जब वो मांगे ताकि उनको दे दें। उन्होंने क्वालिटी चेक्स किए हुए, उन्होंने उसकी पैकेजिंग की हुई है, उनको धोया हुआ है, सारे फ्रूट्स आर इन परफेक्ट कंडीशन टू बी डिलीवर्ड, और अगेन दे नीड टू कीप इट इन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो अब ये वाले सारे काम ये उनके लिए करते फिर हैं, इसको उसके हिसाब से देखते हैं। फिर आगे उनके सप्लायर, सप्लायर आर दोज पीपल जो इनको चीज़ें देंगे, कस्टमर। अब इस केस में मेट्रो वुड बी द कस्टमर एंड सप्लायर वुड बी दोज फार्मर्स हु आर स्कैटर्ड अलोंग डिफरेंट लोकेशंस। एडवांस शिपिंग नोटिस एंड रिसीट्स, एडवांस शिपिंग नोटिस इज बेसिकली आप कह सकते हैं उसको जो आइटम डिलीवर किया जा रहा है इनको उसके कॉन्टेंट्स और उसकी पूरी डिटेल होती है इसके अंदर कि ये है कंटेंट्स के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ये वेट्स है, ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ऑल दैट। मास्टर डाटा, इन्वेंट्री पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूटर शिपमेंट नोटिफिकेशन, ये चीज़ें अब मोस्ट प्रॉब्ली फार्मर्स उस तरीके से तो उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे होंगे, बट देयर मस्ट बी सम डॉक्यूमेंटेशन जो ये कर रहे होंगे उसके हिसाब से। देन एजिलिटी इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म के somehow some sort of link जिसके थ्रू वो उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो अगेन इन द सेम केस कि वो उस तरीके से मे बी ऑनलाइन लेवल की चीज़ ना हो, प्लेटफॉर्म उस तरह का ना हो, मोस्ट प्रॉब्ली जो एजिलिटी के एम्प्लॉइज़ हैं वो खुद ही इसको कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आप कह सकते हैं कि जो हमारे फार्मिंग साइड है दैट इज स्टिल नीड्स टू अडॉप्ट, आप कह सकते हैं IT एंड MIS एंड दो सॉर्ट ऑफ सर्विसेज वो अभी तक नहीं है, और सेकेंडली आप कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ देयर इनकम लेवल्स एज वेल, दैट माइट बी द रीज़न। फिर कस्टमर्स की तरफ आते हैं, देयर इज़ अ कस्टमर पोर्टल जो डेफिनेटली उनके दरमियान है। एजिलिटी इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म वुड मीन कि इस साइड से भी इंटीग्रेटेड, इस साइड से भी इंटीग्रेटेड, अपने कस्टमर और अपने सप्लायर दोनों से ये इंटीग्रेटेड है। यहाँ से ऑर्डर मैनेजमेंट, वहाँ की उनके पास भी जो इन्वेंट्री है, जो इस वक्त फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 4 फार्मर्स के साथ कॉन्टैक्ट किया हुआ है, they are basically associated to their customers or their suppliers as well। अब ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी when we were discussing to customers and suppliers कि वो इंटीग्रेशन जो सप्लाई चेन का कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट है वो आपके कस्टमर और सप्लायर तक एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है कि जो फॉर एग्जांपल फार्मर्स वगैरह ने मोस्ट प्रॉब्ली जो प्लांटेशन की हुई है विच इज़ एक्सपेक्टेड टू राइव, जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, तो उनके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है तो दैट कैन बी एसोसिएटेड कि वो दे हैव द रिकॉर्ड कि फ्यूचर में इतनी इन्वेंट्री हमारे पास आने वाली है। इसका मतलब और आगे फॉर एग्जांपल आप कस्टमर के साथ वेल इन टच रहें, आप ऑर्डर मैनेजमेंट प्रॉपर होती रहे, फोरकास्ट एग्जिस्ट करती रहे, तो दैट वुड मीन कि उनके साथ भी ये वेल इन टच रह सकते हैं कि व्हाट इज़ टू बी प्रोवाइडेड इन द फ्यूचर। तो बेसिकली जो ये इंटीग्रेशन है दैट इज़ विद कस्टमर विद सप्लायर, दैट इज़ व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन आवर कोर्सेज कि वो इंटीग्रेशन रिजल्ट्स इनटू अ बेटर कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली एजिलिटी इज डूइंग, और आई गेस दीज आर वो जो की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, जो इसके कंपेटिटिव एजेस हैं जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर रही है, जिसकी वजह से इट हैज़ बिन लाइक इन टॉप 10 इन द वर्ल्ड, तो इट हैज़ ग्रोन टू सच अ ह्यूज एक्सटेंट। कस्टमर पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज डाटा ऑर्डर्स हैं, सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा, सम डॉक्यूमेंटेशन जनरेटेड, कंफर्म्ड ऑर्डर्स एंड शिपमेंट नोटिफिकेशंस, कि ये सारी चीज़ें आपके फॉर एग्जांपल कस्टमर के साथ एसोसिएटेड है जो डॉक्यूमेंटेशन उसने करनी है। डेफिनेटली देयर आर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कि अपने इसी वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम को या सोल्यूशन जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं कि हर चीज़ के बारे में कि क्या चीज़ कैसे हो रही। दिस इज़ बेसिकली आप कह सकते हैं कि इनकी जो टाइम फ्रेम्स, इनकी टाइम जोन्स, इनकी डायमेंशन, इनकी प्रोसेसिंग टाइम, ये सारी चीज़ें, और क्वालिटी चेकिंग आप कह सकते हैं कि उसके अंदर जो एरर्स आते हैं, रिप्लेनिशमेंट कभी एरर्स आ सकते हैं उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें रिजल्ट्स आपके वो इंडिकेटर्स हैं इनके थ्रू कि हाउ द परफॉर्मेंस इज़ बीइंग मैनेज्ड। देन ये आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम जो उनका ब्रॉडली आप कह सकते हैं जो एक जनरल स्टैंडर्ड लेवल का
जो स्टैंडर्ड लेवल का आपके सामने इस वक्त इमेज डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसीविंग एंड, वहाँ से आपकी शिपमेंट, वो जो भी और जो चीज़ें पहुँचे, जो आइटम्स पहुँचे, उनका पुट अवे एंड स्टॉक कि वहाँ से उठाए गए और डिफरेंट जगहों पर लोकेट किए गए। अगर उनको फॉर एग्जांपल किसी लेवल पे प्रोसेस करना है तो आप देखें वहाँ से सीधा एरो एक नीचे की तरफ जा रहा है कि वैल्यू एडेड, पुट अवे से पहले एक नीचे जा रहा है, दैट इज़ वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हम अगेन मेट्रो की बात कर लेते हैं कि उन लोगों ने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया हुआ है, तो वो आएगा वेरा उसके अंदर, उसके बाद एक साइड लोकेट प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा जहाँ पे उसको धोएंगे, पैक करेंगे, जो भी फैसिलिटीज़ के इमेजेस में आपको दिखाऊंगा, पैक करेंगे, उसके बाद वापस पुट अवे और फिर जाके स्टॉक में चला जाएगा। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल पिकिंग करनी है, इफ इट इज़ एट वैल्यू एडेड, दोनों किस्म के सिनेरियोज हो सकते हैं कि वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग करने के बाद वो स्टॉक के अंदर चला जाएगा, या यहाँ से पिक करके मे बी स्टॉक में और डिलीवरी के टाइम पे चला जाएगा। क्रॉस डॉकिंग का भी नज़र आ रहा है कि एक डॉक से फॉर एग्जांपल एक चीज़ से अनलोड किया, उसको दूसरी चीज़ में जाके लोड कर दिया गया। देन जो आपका ये वैल्यू एडिंग है, अगर दैट इज अगेन दो किस्म के सिनेरियोज बन रहे हैं। एक ये कि ये जाके स्टोर कर दिया जाएगा, पुट अवे की तरफ वापस एरो जा रहा है। दूसरा देखें नीचे एक छोटा एरो निकल रहा है, दैट इज टुवर्ड्स पैकिंग, सॉरी, वैल्यू प्रोसेसिंग के बाद पैकिंग इज देन लेन असाइनमेंट, देन गोइंग टू लोडिंग। तो अब वो उन्होंने पूरी एक इमेज के किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये दे आर, अब ये खाली जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा था कि खाली सिंपल वो जो आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज नहीं दे रहे, वो वैल्यू एडेड सर्विसेज भी दे रहे हैं। दैट मीन्स कि पूरी सप्लाई चेन का एक हिस्सा उन्होंने ग्रैब किया हुआ है अपने पास, कि मेट्रो मार्केटिंग अपनी खुद संभालती है, लेकिन प्रोडक्ट डिस्प्ले जो है वो जिस जगह पे लोकेशन है पहुंचता है वो उनके पास है। कस्टमर से रॉ मटेरियल लेने तक, उसको प्रोसेस पैकेज करके सब कुछ पहुंचाना, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लाई चेन का एक मेजर हिस्सा, अदर देन आप कह सकते हैं डिस्प्ले और सेल्स, मेट्रो ने हैंड ओवर किया हुआ है एजिलिटी को। सो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो हम जिसकी वजह से हम लोग इस सप्लाई चेन को इनकी डिस्कस कर रहे हैं। द ओनली पर्पज इज़ कि पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट भी देना और एक रियल टाइम एनवायरनमेंट दोबारा दिखाना। अब उसकी फंक्शनैलिटी का ओवरव्यू, जो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है कि व्हाट इज़ द ओवरव्यू। रिसीविंग क्या वो उसके बेसिकली करती क्या क्या है। नीचे वो आपको टैग नज़र आ रहा है जिसको वो रीड करके, ऑटोमेटेड रीडिंग है कि ये आइटम रिसीव हो गया, उसको सर टैग लग जाएगा, उसके वो नंबर हो जाएगा। जैसे ही वो बाहर जाएगा वो इसको टैग दोबारा वो टैग करेंगे। कभी अपने शॉप्स में जाके देखा होगा कि वो टैग्स लगे हुए होते हैं, वो उसमें स्कैनर में से गुजारते हैं तो पता चल जाता है ये आइटम आउट हो गया। एक्चुअली उससे खाली उसकी आइटम की मल्टीपल इन्फॉर्मेशन कि वो वहाँ पे काउंटर, हम तो ये समझते हैं कि खाली काउंटर के ऊपर प्राइसेस आ रही हैं इसलिए उसको टैग लगाया हुआ है। वो इतनी मेहनत खाली इसके लिए नहीं कर रहे होते, वो एक्चुअली अपनी इन्वेंट्री भी साथ साथ मैनेज कर रहे होते हैं। जब आप उस चीज़ को गुजारते हैं वो स्कैनर में से, तो वो टैग हो जाती है कि जी ये आइटम एक दफ़ा गुजरा है, राइट। अब उसकी प्राइस वहाँ पे आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप परचेज करते हैं नेस्ले योगर्ट, वो गुजरी वहाँ से, उसको टैग वो ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं उसके ऊपर। कई शॉप्स में कई चीज़ों में प्रिंटेड नहीं आते तो उन लोगों ने चिपकाए हुए होते हैं ऊपर, अपनी इन्वेंट्री वो खुद मैनेज कर रहे होते हैं, वो उसके हिसाब से देख रहे होते हैं, अपनी प्राइसेस लगाई हुई होती हैं। कई दफ़ा वो कस्टमर की वो टैग्स आते हैं, उसी को वो रीड करवा के वहाँ पर रख लेते हैं। अब वो जब गुजारेंगे उसको तो वो रीड होएगा तो सामने डिस्प्ले में प्राइस आ जाएगी, ये आपने इतना पे करना है इस प्रोडक्ट के लिए, एज्यूमिंग कि आप 2 प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं। अब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो टोटल स्टॉक है उसमें से वो जाके एक माइनस कर देगा कि एक निकल गया। कई दफ़ा आप एक ही आइटम, फॉर एग्जांपल जैसे लेस चिप्स के पैकेट्स हैं, आप 4 परचेज कर रहे हैं, जब वो एक टैग करेगा और उसके बाद वो वहाँ पे उसकी क्वांटिटी चेंज कर देगा 4, आपकी ऑटोमेटिकली वो 1 दैट आइटम हैज़ बिन, वो आइटम की करेक्टरिस्टिक मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्राइस इंटू 4 टाइम्स, दैट रिजल्ट्स इनटू कि इतनी प्राइस आपने पे करनी है। जैसे अगर आप 10 वाला पैकेट लें, आपने 4 लेते हैं, आपने 40 पे करने, लेकिन वो खाली प्राइस के लिए नहीं है अगेन, कि वो इन्वेंट्री में से 4 माइनस कर देगा कि इतने हमारे पास थे अब इतने रह गए। तो रिसीविंग रियल टाइम RF और पेपर बेस्ड क्रिटिकल डाटा वैलिडेशन, द पॉइंट इज कि जब वो फॉर एग्जांपल जब आइटम एक रिसीव होता है तो वो RFID के थ्रू उसको टैग कर लेते हैं, और या पेपर बेस्ड होता है जो भी है व्हीकल, वो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। पुट अवे के आइटम को कैसे रखना है किस जगह पे, दैट इज सिस्टम डायरेक्टर और असिस्टेड पुट अवे, कि उसकी आइटम के अब जब सिस्टम के अंदर टैग हो गया, उस आइटम की डिस्क्रिप्शन पता चल गई, तो दैट वुड मीन कि इस आइटम की कैटेगरी ये है, दैट इज सिस्टम डायरेक्टेड, कि दैट सो एंड सो शेल्फ एट सो एंड सो लोकेशन, जोन ABC XYZ शेल्फ नंबर 1 2 3, और उसका भी मतलब सेक्शंस और फ्लोर वगैरह जैसे भी उन्होंने किया। कॉन्फ़िगरेबल स्ट्रैटेजी टू ऑप्टिमाइज स्टोरेज एंड एसेट यूटिलाइजेशन, कि आप उसकी फॉर एग्जांपल अपनी स्ट्रैटेजीज और उसकी अगेन लोकेशंस और ये चीज़ें आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं खुद। दैट सिस्टम इज कॉन्फ़िगरेबल। अब हम सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए दैट सिस्टम इज कॉन्फ़िगरेबल। आप उसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं कि हम स्टोरेज फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी कि आज से पहले हमने बेकरी आइटम्स एक जगह पे इकट्ठे नहीं किए थे, लेट्स पुट ऑल द बेकरी आइटम्स टुगेदर इन 1 लोकेशन, तो आप वहाँ पे उसको ये चेंजेस लेके आ सकते हैं। टू ऑप्टिमाइज स्टोरेज एंड एसेट यूटिलाइजेशन, कॉन्फ़िगरेबल जनरेशन ऑफ पुट अवे टास्क,
कि वो जो पुट अवे टास्क है किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, किसने एग्जीक्यूट करना है। देयर माइट बी कन्वेयर बेल्ट्स, देयर माइट बी, आप कह सकते हैं कुछ वेयर हाउसेज इनके ऑटोमेटेड भी होंगे फुली, कुछ वेयर हाउसेज जो हैं वो मैन हैंडल्ड होंगे कि इसमें इंडिविजुअल जो है वो खुद फिजिकली लेबर आप ओरिएंटेड होंगे। तो पुट अवे टास्क कैन, जनरेशन ऑफ पुट अवे टास्क कैन बी कॉन्फ़िगर्ड कि किस तरीके से किसको कितने असाइनमेंट्स देने। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री ओनरशिप एंड आइटम एट्रीब्यूट ट्रैकिंग, एडवांस्ड कंटेनर ट्रैकिंग। ये अगेन उसकी दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो आइटम को ट्रैक कर रहा है। इन्वेंट्री कंट्रोल अगेन जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि वो RFID से वो जब सेल पॉइंट के ऊपर आइटम्स गुजारते, मैं एजिलिटी की एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं जेनेरिक आपको किसी जनरल स्टोर की एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह जब आइटम इन होता है तो वो उसको टैग करते हैं, चाहे वो पेपर बेस्ड है, चाहे रियल टाइम RFID बेस्ड है, और जब उसको वापस निकालते हैं तो वहाँ से उसको टैग करते हैं। इसका मतलब है कि अब उनके पास एग्जैक्ट इन्वेंट्री, और मज़े की बात है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशंस भी डिफाइंड है। फिर उसकी फंक्शनैलिटी का ओवरव्यू, डायरेक्टेड टास्क मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड जनरेशन एंड डिस्पैचिंग ऑफ टास्क, ऑटोमेटिक जनरेशन एंड डिस्पैचिंग ऑफ टास्क के फॉर एग्जांपल जब ऑर्डर रिसीव हो गया तो वो जो आपका सिस्टम है डेफिनेटली समबडी इज ओवरव्यूइंग दैट आल्सो। अगेन मैं आपसे ये दोबारा कह रहा हूँ कि उसकी ऑटोमेशन लेवल पे वेयर हाउस की डिपेंड करता है कि किस लेवल का वो ऑटोमेटेड है। और दैट ऑटोमेशन लेवल, जैसे हमने वो लास्ट या उससे लास्ट लेक्चर में देखा था ग्राफ, कि जब आपका थ्रूपुट हाई है तो तब आपको फुल ऑटोमेशन इज आपको चीप पड़ती है, लेकिन एक खास लेवल ऑफ थ्रूपुट के ऊपर आपको फुल ऑटोमेशन आपको एक्सपेंसिव पड़ती है। तो इसका मतलब है आप वो जो ऑटोमेशन करेंगे वो डेफिनेटली आप कॉस्ट बेस पे एवेलुएट करेंगे उसको टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो टास्क इंटरलीविंग, ऑटोमेटेड जनरेशन एंड डिस्पैचिंग ऑफ टास्क के बेसिकली जब आपका ऑर्डर रिप्लेस हो गया, हाउ इट इज़ प्रोसेस्ड, एंड टास्क इंटरलीविंग के टास्क के दरमियान आपके जो इंट्रिकेसीज हैं जिस तरीके से वो मैनेज होता है। ऑर्डर मैनेजमेंट, कन्फिगरेबल एलोकेशन ऑफ स्ट्रेटजीज के जो आपकी अगेन वो जो पहले भी हमने बताया कि एलोकेट किस तरीके से करना है, उसकी स्ट्रेटजीज डिफाइन करना है। रिप्लेनिशमेंट, मल्टीपल रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर ऑप्शंस कि किस तरीके से क्या आपने उसको किस क्वांटिटी के ऊपर किस हिसाब से रिप्लेनिश करना है, वेट के हिसाब से करना है, यूनिट्स के हिसाब से करना है, लेवल के हिसाब से करना है। अब मुझे वो उसका नाम भूल गया। देयर वाज वी रेड अ केस स्टडी अ लॉन्ग टाइम अगो अबाउट इन्वेंट्री, मेरे ख्याल में वॉलमार्ट था या कौन सा था। द पॉइंट वाज, जो मैं आपको बेसिकली खैर मकसद बताना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उन लोगों ने अपने जो स्टैकिंग शेल्फ्स थे उनके ऊपर उन्होंने सेंसर्स लगाए हुए थे कि एक आइटम फॉर एग्जांपल जैसे ही उस लेवल से नीचे जाता था ऑटोमेटेड ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे टिश्यू बॉक्सेस स्टैक किए हैं, खास तरतीब से रखना लाजमी है। अब वो टिश्यू बॉक्सेस स्टैक किए हैं, वो उसको क्वांटिटी उसकी डायमेंशंस के हिसाब से मेजर करके कि कहाँ पे पहुँच के वो कितने रह जाएंगे उसकी डायमेंशंस के हिसाब से, और हमारी फोरकास्टेड रिक्वायरमेंट कितनी है, दोनों मिला के उसने वो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे स्कैनर्स लगा दिए, सेंसर्स लगा दिए। जैसे ही वो आइटम उससे नीचे जाएगा, आप देते जाएंगे बेचते जाएंगे तो उससे नीचे जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस कर देगा, जी सो एंड सो आइटम इज रिक्वायर्ड, और वो पहुँच जाए और उसकी डिलीवरी हो जाएगी। दैट इज सॉर्ट ऑफ रिप्लेनिशमेंट। दे हैव मल्टीपल रिप्लेनिशमेंट ऑप्शंस। कन्फिगरेबल रिप्लेनिशमेंट स्ट्रैटेजीज की, जो रिप्लेनिशमेंट की स्ट्रैटेजी है किस तरीके से ऑर्डर करना है, वो जब हमने सारा रिप्लेनिशमेंट के बारे में डिस्कस किया था, वेयर हाउसिंग के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज कन्फिगरेबल। जब कन्फिगरेबल आता है वर्ड, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि उसको कन्फिगर किया जा सकता है अपने हिसाब से, उसको वो किया जा सकता है, आप कह सकते हैं कस्टमाइज किया जा सकता है। कि इससे पहले आप चाहते थे कि 10 यूनिट से वो ऑर्डर प्लेस कर दे, अब आप चाहते हैं जी 20 यूनिट्स पे ऑर्डर प्लेस कर दे। यू कैन एक्चुअली डू दैट जो उस लोकेशन पे, उस सिस्टम पे बंदा बैठा हुआ। रिप्लेनिशमेंट वो हमने खैर डिस्कस कर लिया। ऑटोमेटेड रिप्लेनिशमेंट, टास्क जनरेशन एंड डिस्पैच, ये तो खैर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टिल मूविंग ऑन, एजिलिटी, VMS फंक्शनैलिटी ओवरव्यू, अभी भी हम उसी के कंटिन्यूड। पिकिंग एंड पैकिंग, ऑटोमेटेड पिकिंग एंड पैक, टास्क जनरेशन एंड डिस्पैच। ये टास्क ऑटोमेटेड टास्क जनरेशन हो रही है, राइट। डू नॉट कंसिडर कि जी सारा कुछ कर ही ऑटोमेटेड रहा है। पैकिंग और पिकिंग ऑटोमेटेड नहीं कर रहा, टास्क जनरेशन कर रहा है कि दैट दिस टास्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन राइट नाउ, कि अब इस चीज़ की बारी आ गई, अब इस चीज़ की बारी आ गई। दैट इज टास्क जनरेशन। कि फॉर एग्जांपल मे बी करना मैं नहीं है, आई एम द लेबरर हायर्ड ओवर देयर, बट द पॉइंट इज कि वो मुझे ऑर्डर प्लेस करेगा कि ओके डू दिस राइट नाउ। अब जाके जो है वो सो एंड सो अनलोड कर दो और उसको पिक और पैक कर दो कि कितने बजे उसका ऑर्डर रिसीव हो गया, यहाँ आपने डिलीवर करना। दैट सिस्टम इज ऑटोमेटेड। तो डेफिनेटली समबडी इज मॉनिटरिंग दैट, देयर इज अ सुपरवाइजर। हमने वो उस स्लाइड के अंदर आई होप कि आप लोगों ने नोटिस किया था, देयर वाज जो वेयर हाउस की हमने स्लाइड देखी थी, मेरे ख्याल में मैं उसको दोबारा आपको, देयर इन द कॉर्नर देयर वाज अ रूम फॉर सुपरविजन।
तो वो सुपरवाइजर डेफिनेटली और सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ भी वहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी कुछ ऑटोमेटेड है। देखिए आप इसमें फोर्क लिफ्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मूव कर रहे हैं, उनकी भी सिंबल्स बने हुए हैं। द पॉइंट है इसके सुपरवाइज भी करने वाला मौजूद है। नॉट एवरीथिंग इज़ 100% ऑटोमेटेड। तो अभी हम इस स्लाइड के ऊपर थे, पिकिंग एंड पैकिंग में ऑटोमेटेड पिकिंग एंड पैक टास्क जनरेशन एंड डिस्पैच, डिस्क्रीट क्लस्टर बैच एंड जोन पिकिंग कि वो टास्क जनरेट कर रहा है अपनी जोन्स के हिसाब से, क्लस्टर्स में बना के बैचेस के अंदर उसको कर रहा है। आउटबाउंड कंटेनर आईडी जनरेशन एंड ट्रैकिंग, जो कंटेनर है वो आउटबाउंड है जब तो उसकी आईडी जनरेट करना, उसको ट्रैक करना कि अब कहाँ जा रहा है। आरएफ एंड लेबल बेस्ड पिकिंग कि दैट इज़ ऑल्सो कैपेबिलिटी के आप उसको प्रोडक्ट के लेबल के हिसाब से भी रीड करके वो कैटेगराइज कर सकता है और RFID जो उसके ऊपर लगा हुआ है उसके हिसाब से भी उसको टैग कर सकता है। सपोज इट सपोर्ट्स पीस केस एंड पैलेट पिक कि चाहे वो आइटम जो है वो पीस वाइज उठाना है, एक एक सिंगल सिंगल, चाहे वो केस वाइज उठाना है, चाहे वो पैलेट वाइज जो है हमने बताया था लकड़ी का रैक्स होता है जिसके ऊपर सब कुछ रखा होता है उसके हिसाब से उठाना है। शिपिंग, RF लोडिंग, शिपमेंट कंसोलिडेशन, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा कि शिपमेंट लोडिंग मैनेजमेंट के अंदर ही आप कह सकते हैं इसकी सब बुलेट होना चाहिए कि शिपमेंट कंसोलिडेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो शिपमेंट्स को कंसोलिडेट करके जब एक डेस्टिनेशन की तरफ से ऑर्डर्स उसको ऑटोमेटेड रिसीव हो रहे हैं तो वो ये कहेगा कि जिनको कंसोलिडेट करके आप उस जगह भिजवा सकते हैं, आपको ये सिस्टम ही बता देगा। कैरियर मैनिफेस्टिंग, उसकी डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड, शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस लेबलिंग के जो आइटम है उसकी अगर फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक किस्म की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने ड्राइवर को हैंड ओवर करनी है वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कर देगा। नाउ कमिंग टू एजिलिटी पाकिस्तान, जिसका हम लोग सारे बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे। वैसे अगर हम इस लेक्चर्स को भी उतने ही इंटरेस्ट से सुने जितने इंटरेस्ट से हम लोग कोई फिल्म देखते हैं तो शायद जो है वो हमें चीज़ों की ज़रा समझ आए। समटाइम्स कभी हैव यू नोटिस कि आप हम लोग क्लासों में भी इवन के उतने इंटरेस्ट से नहीं बैठे होते कि जितने इंटरेस्ट से हम लोग किसी सिनेमा हॉल में बैठे होंगे। समथिंग न्यू इज़ देयर, मतलब ठीक है अगर आपने एक सब कोर्स पहले से पढ़ा है वो सारी चीज़ें डिस्कस की हुई, अगर आपने एजिलिटी को पहले ये केस स्टडी देखी हुई है, ये सिनेरियो देखा हुआ है सारा, तो देन आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग बोर हो रहे हैं। लेकिन न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल इंटरेस्टिंग टू मी। खैर हर बंदे का अपना अपना होता है। व्हेन एवर देयर इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन, चाहे वो हिस्ट्री टीवी के ऊपर किसी पुराने XYZ किसी जर्नैल के वॉर के वो सारे वो कहानियाँ भी चल रही हैं, आई वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट। अब आप लोग कह रहे होंगे उसमें तो हम भी इंटरेस्टेड होंगे बेसिकली मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब मेरी लेक्चर्स में इंटरेस्टेड नहीं है। खैर नाराज़ नहीं होता, मैं फिर भी पढ़ाता रहूँगा, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। अब एजिलिटी पाकिस्तान बैकग्राउंड के वो पाकिस्तान में कब आई, कैसे आई। Commenced operation as an agent of Geologistic Corporation. Geologistic Corporation made its direct investment and launched Geologistics in Pakistan 2003. 2004 एक्सपेंशन ऑफ जियोलॉजिस्टिक्स नेटवर्क इन 6 मेजर सिटीज़। PwC एक कंपनी थी जिसने जियोलॉजिस्टिक्स को टेक ओवर कर लिया 2005 में। 2006 लॉन्च ऑफ रोड फ्राइट, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, नेटवर्क एक्सपेंशन टू 18 मेजर सिटीज़। 2006 रीब्रांडिंग जो आपकी PwC है, रीब्रांडिंग एज एजिलिटी लॉजिस्टिक्स। लॉन्च ऑफ फ्लीट मैनेजमेंट, एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क टू 21 मेजर सिटीज़ इन पाकिस्तान। ये वो ब्रॉड लिस्ट है, 21 लोकेशंस में है, 680 वेयर हाउसेज at all major cities exist कर रहे हैं इनके। You guys should visit some, आपकी नियर बाई लिस्ट आपके सामने है, go and visit that warehouse. I would seriously recommend that. एक दिन वहाँ पे आप उनको कांटेक्ट करें, उनको बताएं कि जी हमने लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा। अगर आप लोग बाय द वे मेरी क्लास के स्टूडेंट होते, हम लोग पढ़े होते तो मैं लाजमी फील्ड ट्रिप आप लोगों का लेके जाता किसी इस वेयर हाउस के, एजिलिटी के वेयर हाउस के ऊपर। इस्लामाबाद, झेलम, कराची, कोहाड़, आप लोगों के शहर के आसपास तो कोई होगा। जस्ट गो एंड विजिट दैट फॉर वंस कि जी मैंने कोर्स पढ़ा है, उसके मैनेजमेंट से कांटेक्ट करें, मैंने कोर्स पढ़ा है, कि ईमेल कर दें और मैं जाके अंदर वो उसको एक दफ़ा आप लोगों को वर्किंग देखना चाहता हूँ, हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, क्या करते हैं और सारा कुछ। इट माइट नॉट बी ऑटोमेटेड, अगेन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि इट माइट बी डिपेंडेंट ऑन द थ्रूपुट। जितनी ज़्यादा थ्रूपुट होगी ऑटोमेटिकली उतनी ज़्यादा ऑटोमेशन एग्जिस्ट करेगी उसके अंदर, तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है पर सेंटीवेट के हिसाब से। सेंटीवेट इज़ आप कह सकते हैं USA और UK की टर्म्स हैं। एक के अंदर 120 के बराबर होता है, पाउंड्स के बराबर एक सेंटीवेट, और दूसरे में 100 पाउंड के बराबर होता है। बट हमारे यहाँ पे टन्स यूज़ करते होंगे, केजीज यूज़ करते होंगे। बट द पॉइंट इज़ कि अगेन जिस तरह मैं आ रहा हूँ कि ऑटोमेशन उतनी होगी जितनी उसका थ्रूपुट होगा, जितना उसका रिक्वायर्ड होगा।
आगे चलते हैं। एजिलिटी इन पाकिस्तान, जो इसकी ये सारी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, कंप्रीहेंसिव लिस्ट ऑफ दैट, फ्लाइट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स, फ्लीट, फेयर्स एंड इवेंट्स एंड फ्लीट मैनेजमेंट की किस किस किस्म के ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्लाइट मैनेजमेंट के अंदर एयर फ्लाइट, आप लोगों के कस्टम क्लियरेंस एंड सी फ्लाइट, ये सारी चीज़ें एक्चुअली दे आर लुकिंग आफ्टर इनटू इट, दे आर डेफिनेटली एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। वेयर हाउसिंग, कराची, पोर्ट कासिम एंड कुरंगी के अंदर उनके वेयर हाउस मौजूद हैं बड़े बड़े। लाहौर के अंदर कोट लखपत एंड शारकपुर के अंदर इनके वेयर हाउसेज मौजूद हैं। इस्लामाबाद के अंदर I-10 सेक्टर के अंदर इनका वेयर हाउस मौजूद है। फैसलाबाद के अंदर सरगोदा रोड के ऊपर एक वेयर हाउस मौजूद है। ये आई गेस इन लोगों के वेयर हाउस की, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल उस इमेज को, जो एजिलिटी का वो वाला इमेज दिया हुआ है, उसके अंदर चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें तो वो जो उनका मोनोलिथ, इसको मोनोलिथ कहते हैं, जो बड़ा सा वो बना हुआ है, इसके अंदर आप देखें वैल्यू एडेड सर्विसेज, ड्राई स्टोरेज वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, ये कासिम वाला, पोर्ट कासिम कराची वाला। शायद ये जो इमेजेस हैं ये डिफरेंट इनसे एसोसिएटेड हैं। अगर आप देखें तो कितने ऑर्गेनाइज्ड स्टैक्स रखे हुए हैं चीज़ों के, और डिफरेंट आइटम्स इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। फिर ये प्रोसेसिंग एंड अदर सर्विसेज, जब हम वैल्यू एडेड सर्विसेज की बात कर रहे होते हैं, दैट इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग सेंटर, प्राइमरी पैकेजिंग, प्रमोशनल पैकेजिंग एंड बंडलिंग। जो ये सारा कन्वेयर बेल्ट चल रही है इसके ऊपर देखें, अब इट इज़ ऑटोमेटेड अप टू अ सर्टेन लेवल कि एक चीज़ पैकेज की जा रही है, प्रोसेस की जा रही है एट एजिलिटी। लेफ्ट साइड पे आपको वेजिटेबल्स का नज़र आ रहा है जिसको प्रोसेस कर रहे हैं, उसके नीचे दे आर पैकिंग एक्चुअली समथिंग। तो इस तरफ आप लोग कन्वेयर बेल्ट रन करिए जिसके ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली ये पैम्पर्स जा रहे हैं। आई रिकग्नाइज दोस, क्योंकि वो डेफिनेटली वी हैव टू परचेज। तो वो कन्वेयर बेल्ट चल रही है, आगे आपको ऑटोमेटेड मशीनें नज़र आ रही हैं उसके साथ, जो उसको टैग करती जा रही हैं, रीड करती जा रही हैं, उसकी डायमेंशन, उसके वेट्स वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें रीड हो रही हैं। तो ये वो ऑटोमेटेड सर्विस है, और डेफिनेटली इसी के अंदर क्वालिटी चेक्स कर रहे हैं। एक बंदा जो है वो हाथ में उठा के खड़ा हुआ है, उसको चेक करता फिर रहा है। द पॉइंट इज़ कि प्राइमरी पैकेजिंग का जो वैल्यू एडेड सर्विसेज ये लोग ऑफर करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग सेंटर इनके पास है। प्राइमरी पैकेजिंग जो इनिशियल प्रोडक्ट की पैकेजिंग है। प्रमोशनल पैकेजिंग एंड बंडलिंग के, उनको कैटेगराइज करना है, उनको बंडल्स में पैक करना है, जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के साथ कि जी फॉर एग्जांपल आप जब एक मैक्लीन्स की कोलगेट की आप टूथपेस्ट लेंगे, उसके साथ एक कोलगेट का टूथब्रश आएगा, या दो ब्रांड्स आपस में मिलकर जब करती हैं कि जी ये चीज़ परचेज करें साथ ये भी आ जाएगा, तो दैट इज़ प्रमोशनल पैकेजिंग एंड बंडलिंग। तो अब ये फर्म जो है ये चीज़ें आउटसोर्स कर देती हैं इनको, बिकॉज दे आर स्पेशलिस्ट इन दैट। जब बजाय इसके कि वो खुद वो सारे ऑपरेशंस को मैनेज करें, कॉस्ट ज़्यादा इनकर होने की पॉसिबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी भी उनकी इफेक्ट होती है। दैट वुड मीन कि अगर वो आउटसोर्स कर देंगे तो एट अ चीपर कॉस्ट दे कैन मैनेज ऑल दोज एक्सपेंसेस। अगेन ये वो माइंड के हिसाब से एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है कि टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि हम टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को देखने के आया, हमें ये करने से हमारी खुद करने से हमारी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है या किसी और को हैंड ओवर करने से हमारी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है। वी ऑल्सो वुड नीड टू सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दैट सेंस। जब ये एनालिसिस करेंगे, दैट इज़ एन इकोनॉमिक एनालिसिस। आप खाली फाइनेंस के या प्योर अकाउंटिंग के बेस पे इतनी आसानी से इसको नहीं चल सकते, क्योंकि जब लॉस सेल की कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है, दैट इज़ सॉर्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर जब आपने ये कैलकुलेट करना है कि जब ये रिसोर्सेज मैं इधर लगा रहा हूँ, इन रिसोर्सेज का और क्या यूज़ है उन पैसों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, तो दैट इज़ अगेन एन इकोनॉमिक कॉस्ट। तो आपने इकोनॉमिक कॉस्ट के हिसाब से टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है। ट्रांसपोर्टेशन, वही जो हम चीज़ें डिस्कस करते रहे, फुल ट्रक लोड सर्विसेज, बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, लेस दैन ट्रक लोड सर्विसेज, बड़े बड़े ऊपर फुल ट्रक लोड में बड़े बड़े आप कह सकते हैं 12 व्हीलर 16 व्हीलर चल रहे हैं, नीचे जो है आपके स्मॉलर ट्रक्स हैं, लेस दैन ट्रक लोड सर्विस एंड रोड फ्लाइट सर्विसेज के रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, अगेन जो ये एजिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। फिर फेयर्स एंड इवेंट्स के ऊपर उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको प्रोवाइड करना सारी फैसिलिटीज़, जैसे वो आपको इंडी कार का साइड पर नज़र आ रहा है, नीचे आप लोगों को कोई वो मतलब एक फेयर्स इवेंट्स में जिस तरह स्टैचूज पड़े हैं, मे बी सम सॉर्ट ऑफ अ म्यूजियम और सम सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिक डिस्प्ले, ये एक आपको सॉर्ट ऑफ एक प्लेन सॉर्ट ऑफ चीज़ नज़र आ रही है जो किसी जगह डिलीवर की जा रही है फॉर एनी फेयर और इवेंट डिस्प्ले के लिए। और वो फेयर जो आपके इवेंट्स बड़े बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, अगेन हैंडेड ओवर टू एजिलिटी। तो वो डेफिनेटली दूसरी मतलब कंपनीज आउटसोर्स ये वाली चीज़ भी कर सकती हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस, मे बी उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ ना हो के कर सकती हैं, मे बी वो जो है वो मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज़ भी इसके अंदर ऑफर कर सकती हैं। प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स, अफगान ट्रेड, ट्रांजिट ट्रेड एंड अदर सर्विसेज के जो अफगानिस्तान के साथ अफगान और पाकिस्तान के दरमियान जो बेसिकली मूवमेंट है, दैट इज़ अगेन जो उसमें एजिलिटी अपना रोल प्ले करती है। आपको वो सबसे नीचे वाले में कॉर्नर वाले में टनल में से एक कंटेनर निकलता हुआ नज़र आ रहा है,
इसी सॉर्ट ऑफ कंटेनर जो ये ऊपर वाले डिस्प्ले के अंदर भी है। अफगानिस्तान के अंदर बेसिकली माइनिंग और एक्सट्रैक्शन, मिनरल एक्सट्रैक्शन के बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन रन हो रहे हैं आजकल। वहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल डिपॉजिट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, तो मे बी उनसे एसोसिएटेड ये वाले इमेजेस हों जहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर्स और मिनरल्स और इस किस्म की चीज़ों को लेके मूव कर रहे हैं। तो हैवी मशीनरी एंड हैवी इक्विपमेंट मूवमेंट भी इसके अंदर हमें नज़र आ रही है। अब आ जाता है एजिलिटी की केस स्टडी अबाउट मेट्रो। एजिलिटी इन पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्लेटफॉर्म इन्होंने उनका लिया हुआ है। इसके अंदर आपको इनका टोटल एरिया 2 वेयर हाउसेज हैं। बेसिकली अभी हम एक बल्कि शराकपुर वेयर हाउस की स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। टोटल एरिया इज़ 21,000 स्क्वायर फीट, कवर्ड एरिया इज़ 6,000 स्क्वायर फीट, ओपन एरिया इज़ 15,000 स्क्वायर फीट। ये उनका जो वहाँ पे वेयर हाउस है। टेम्परेचर कंट्रोल एरिया, फ्रीज एरिया इज़ 400 स्क्वायर फीट 5 to 7 डिग्री वाला। फ्रीजर एरिया इज़ 400 स्क्वायर फीट 12 to 15 डिग्री। Processing hall is 100 square feet 18 to 22 degree. Dry area is 500 square feet at room temperature. आप मतलब देख रहे हैं किस तरह वो सारी वो जो कोल्ड स्टोरेज वाली और दूसरी जितनी सारी डिस्कशन हमने प्रोडक्ट को उसके हिसाब से टेम्परेचर में रखा जा रहा है, उस एम्बिएंट एनवायरनमेंट के अंदर रखा जा रहा है जिसमें वो रहना चाहता है या जिसमें उसकी फ्रेशनेस मेंटेन रहे। ये सारा काम वो लोग मैनेज कर रहे हैं। अगर आप इन इमेजेस को देखें तो ऊपर जो है वो कोई सम वेजिटेबल्स आर बीइंग प्रोसेस्ड, उसके नीचे उनको वेट करके पैकेज किया जा रहा है और नीचे मेट्रो काउंटर्स के ऊपर उनको डिलीवर किया जा रहा है। इसका मतलब है जो सेल से पीछे की सारी एक्टिविटीज़ ये लोग हैंडल कर रहे हैं। उनको कस्टमर से, उनको अपने इनके सप्लायर से लेके आना, वहाँ से उसको ला के साफ वगैरह करना, सॉर्ट करना, क्वालिटी चेकिंग करना, उसकी पैकिंग करना, उसको आगे डिलीवर करना। सर्विसेज ऑफरिंग यूनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग सर्विस टू अ मॉडर्न रिटेल चेन, रिसीविंग गुड्स फ्रॉम द फार्मर्स, क्वालिटी चेक, वेट वेइंग बेसिकली। अब वो स्टेप्स देखें जो ये कर रहे हैं। रिसीविंग गुड्स फ्रॉम द फार्मर्स, उसका क्वालिटी चेक करना, उसकी वेइंग करना, उसकी प्री कूलिंग, उसकी वॉशिंग, उसकी ग्रेडिंग कि ग्रेड करना कि कौन से लेवल का, उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग, उसकी बारकोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इन अ टेम्परेचर कंट्रोल व्हीकल टू द रिटेल स्टोर्स इन लाहौर एंड इस्लामाबाद। वो अमेजिंग, उसका पूरा प्रोसेस सप्लाई चेन वहाँ से ये लोग मैनेज करते हैं। मुझे वो ऐसे लगता है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया शायद आप लोग उसको लिंक कर सकें इन चीज़ों को। नो प्रोसेस फ्लो, प्रोडक्ट अराइवल, क्वालिटी चेक, रिसीविंग। सबसे पहले फार्मर्स एंड कंसोलिडेटर्स हु आर सपोज टू डिलीवर विल कोऑर्डिनेट टाइम फॉर डिलीवरी स्केड्यूल, कि जिन्होंने वो डिलीवर करना है आइटम एजिलिटी वालों के पास, वो कि हम ट्रक भिजवाने वाले हैं, वो उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर एजिलिटी विल अरेंज फॉर पिकअप फ्रॉम द फार्मर्स विच रिक्वायर पिकअप्स, कि 2 किस्म के केसेस आ गए, आप कुछ डिलीवर कर रहे हैं इनके पास और कुछ जो है वो उनसे लेने जाना पड़ रहा। फिर उसके बाद आगे आता है दोनों अगर इकट्ठे होकर हम आगे देखें नीचे वाले बॉक्स के अंदर जा रहे हैं, क्वालिटी चेक्स एज पर सैम्पलिंग एंड विजुअल इंस्पेक्शन, कि आप सैंपल करके भी चेक कर रहे हैं। सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हैं कि इतने में से इतने उठा के देखने, हर क्रेट में से 3 उठा के देखने फॉर एग्जांपल, और उसके अलावा विजुअल इंस्पेक्शन की एक नज़र भी मार ली कि जी कैसे जा रहे हैं ओवरऑल। तो ये सैम्पलिंग प्लान आपको लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। ऊपर वो 7 लिखा हुआ है और वो रैक पड़ा हुआ है, उसके अंदर डाल के वो लोग देख रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग अगर नो हो गई कि आइटम रिजेक्ट हो गया, दैट रिजेक्ट द प्रोडक्ट एंड रिटर्न टू सप्लायर विद इमीडिएट इंटीमेशन टू मेट्रो टीम एट प्लेटफॉर्म, कि आपने आइटम जो है वो रिजेक्ट कर दिया और मेट्रो टीम को भी बता दें कि जी आपकी सो एंड सो सप्लायर जो है उसको हमने चीज़ रिजेक्ट कर दी है, उसके अंदर ये एरर था। मेट्रो टीम को, बिकॉज दे आर ऑन बोर्ड डेफिनेटली। ओके अगर एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट द प्रोडक्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट एंड अपडेट वो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। फ़ौरन ही सबसे पहले प्रोडक्ट रिसीव कर लिया, हमने एक्सेप्ट कर ली, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम अपडेट करो और इसको प्रोसेसिंग के लिए आगे भिजवा दो। प्रोसेसिंग इंक्लूड सबसे पहले वेइंग। नाउ प्रोसेस फ्लो, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, पिकिंग एंड पैकिंग पे आ गए। द सेकंड स्टेप इज मूव प्रोडक्ट टू प्री कूलिंग चेंबर बाय द वे इफ इट इज रिक्वायर्ड। वॉशिंग एरिया, प्री कूलिंग एंड वॉशिंग चार्ट के अंदर डेफिनेटली इंट्रीज उसकी वॉशिंग एरिया, फिर उसको स्टोरेज में ले जाएं, देन इट गोज़ टू प्रोसेसिंग, देन इट ग्रेड एंड सॉर्ट द प्रोडक्ट। प्रोसेस वगैरह हो गया, धुल गया, साफ हो गया, टेम्परेचर वगैरह उसका सेट हो गया, देन ग्रेड एंड सॉर्ट द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट को कैटेगरी ग्रेड्स में, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, के उसके हिसाब से उसके डेफिनेटली कैटेगराइज और पैक करना और उसके रेट्स लगने हैं उसके। उसको सॉर्ट किया, रिजेक्ट द प्रोडक्ट नॉट मीटिंग द क्वालिटी, अगेन एनदर क्वालिटी चेक के जो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो रही है। अब इतनी मेहनत वही करेंगे जिन्होंने खुद सेल करना है, राइट। नॉर्मली मतलब अगर एजिलिटी बिजनेस एंटिटीज को ये सर्विस दे रहे हैं तो इन्हीं ग्राउंड्स पे दे रहे हैं कि वो एग्जैक्टली उसको उसी तरह करेंगे जैसे उनकी अपनी प्रोडक्ट सेल हो रही है। तो अब
अगर फॉर एग्जांपल वो इतना सीरियस ना ले तो दे माइट नॉट कैरी ऑन फ्यू चेक्स, लेकिन अगेन खैर इसका एस्पेक्ट को ये भी तो देखें कि अगर वो 2-4 क्वालिटी चेक्स मिस करते हैं तो मेट्रो वुड स्टार्ट कंप्लेनिंग कि जी आप लोग ठीक तरीके से उसको मैनेज नहीं कर रहे। ग्रेड एंड सॉर्ट, वेइंग एंड पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट एज पर स्टोर रिक्वायरमेंट, कि किस टाइप के पैकेजेस आपने बनाने हैं, आपने केजी के बनाने हैं, 2 केजी के बनाने हैं, 5 केजीज के बनाने हैं, हाफ केजीज के बनाने हैं। पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट एज पर द स्टोर रिक्वायरमेंट, किस तरीके से बाय द वे पैकेजिंग बनानी कैसी है डिस्प्ले के लिए। बार कोडिंग एंड पैलेटाइज द प्रोडक्ट्स इन क्रेट विद द प्रॉपर लेबलिंग, कि अब आपने उसकी बार कोडिंग भी कर दी, प्रोडक्ट का सब कर दिया, फिर आपने उसको पैलेट्स के ऊपर पैलेटाइज वाला वो वाला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए थे, द प्रोडक्ट इन क्रेट्स विद द प्रॉपर लेबलिंग उसको करके कि ये लेबल में ये कंटेन करता है। उसके बाद डिस्पैच की तरफ बात आ गई, डॉक्यूमेंटेशन, डिस्पैच एंड लोडिंग। 2 ऑप्शंस हो सकती हैं, एक ये प्रोडक्ट तैयार की जा रही है इमीडिएट डिस्पैच के लिए, दूसरा ये प्रोडक्ट आप इन्वेंट्री में रख रहे हैं अपनी, ताकि फ्यूचर डिस्पैच आप उससे फुलफिल कर सकें उनकी रिक्वायरमेंट, मेट्रो की रिक्वायरमेंट। क्योंकि मेट्रो वुड नॉट कीप एक्सेस वेजिटेबल्स। अगर आप कई दफ़ा जाके मेट्रो पे शॉपिंग करें तो कई दफ़ा वेजिटेबल्स फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट एट द एंड भी आए हुए होते हैं। तो वो रीज़न ही ये है कि बिकॉज दे डू नॉट कीप एक्सेस स्टॉक। वो एक दिन का ही स्टॉक लेंगे उनसे डेली बेसिस पे, या मे बी मेरे ख्याल में यहाँ पे कहीं था जहाँ तक मुझे याद है डेली बेसिस पे स्टॉक खाली ले रहे थे, नहीं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्योंकि एक्सपायर नहीं होते लिहाजा कुछ दिन थे उसके, लेकिन डेफिनेटली वो रेगुलर स्टॉक लेते होंगे और उसकी स्टॉक मेंटेनेंस के लिए इन्वेंट्री में भी ये लोग रखेंगे, वो भी अगेन टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है अगर, तो वो आ गया इस केस में प्रिपेयर द नोट बेस्ड ऑन परचेज ऑर्डर एंड द ट्रक कैपेसिटी, कि वो उसका रिकॉर्ड प्रिपेयर किया गया कि जी ट्रक कैपेसिटी के हिसाब से और जो परचेज ऑर्डर है उसके हिसाब से। स्टोर सेकंड आ गया उसका लोड द व्हीकल एज पर द डिलीवरी नोट एंड हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट्स टू द ड्राइवर, कि जो आपका डिलीवरी नोट आपने प्रिपेयर किया उसके हिसाब से आप लोड करेंगे उसको कि यही आइटम स्टोर होना है, इतनी क्वांटिटी स्टोर होनी है, और वो ड्राइवर को आप हैंड ओवर करेंगे सारी डॉक्यूमेंटेशन। डिस्पैच द प्रोडक्ट्स टू स्टोर एज पर द स्पेसिफाइड टाइमिंग्स, कि आप आइटम को स्टोर की तरफ डिस्पैच करें एज पर जो आपके टाइमिंग डिसाइड है उनके साथ, अगेन कि उनको भी पता होना चाहिए किस टाइम आइटम पहुंच रहा है। गेट द रिसीविंग फ्रॉम स्टोर फॉर द डिस्पैच्ड क्वांटिटी, के जो आप डेफिनेटली उनसे रिसीविंग लेंगे कि आइटम्स हैज बीन डिस्पैच्ड। अगर आप स्टॉक मेंटेनेंस की तरफ जा रहे हैं, स्टोर द प्रोडक्ट, ये बेसिकली एरो आपको यूं नजर आ रहा होगा बट एक्चुअली दैट लाइन इज कनेक्टेड टू उस ऊपर वाले उसके साथ, तो इट शुड बी वन सिंगल लाइन। स्टोर द प्रोडक्ट इन द कोल्ड रूम एम्बियंट इन ड्राई एरिया एज पर रिक्वायरमेंट, और ड्राई एरिया एज पर द रिक्वायरमेंट, जिस किस्म का आइटम है उसके हिसाब से इधर आप उसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर सॉर्ट ऑफ सेव करेंगे, या आप जो है उसको फॉर एग्जांपल ड्राई एरिया के अंदर स्टोर करेंगे। नाउ विद दिस स्लाइड अब आप लोगों को जो ये फूड एंड वेजिटेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, द प्लेटफॉर्म दैट दे आर प्रोवाइडिंग टू मेट्रो, आप कह सकते हैं शॉपिंग स्टोर और मेट्रो स्टोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं 2 इस्लामाबाद रावलपिंडी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। नाउ द पर्पस वाज अगेन, जैसे आप लोगों को पाकिस्तान के डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर जिस तरीके से एजिलिटी ऑपरेट कर रही है, द रीज़न वाज कि एक तो एजिलिटी का ब्रॉडर ओवरव्यू दिया गया आपको इस लेक्चर में, दूसरा आप लोगों को मैंने वो एक स्पेसिफिक केस बता दिया कि मेट्रो की केस स्टडी उसके अंदर कैसे एक एजिलिटी किस तरीके से उनको प्रोवाइड करती है, दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। अब हम चलते हैं मैकडॉनल्ड्स के ऊपर, उनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आई वुड कीप इट अ लिटिल स्पीडियर, क्योंकि हम एक केस डिस्कस बल्कि 2 केसेस ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ द थर्ड वन। हमने कोल्ड चेन डिस्कस किया, हमने एजिलिटी को डिस्कस किया, हमने एजिलिटी का लिंक मेट्रो के साथ डिस्कस किया। तो नाउ आई वुड कम टू सप्लाई चेन ऑफ मैकडॉनल्ड्स। आई वुड कीप दिस प्रोसेस अ लिटिल स्पीडियर। अभी देखते हैं ये डिस्कस करते करते किस किस को भूख लगती है। मैकडॉनल्ड्स हिस्ट्री। मैकडॉनल्ड्स ओरिजिनली स्टार्टेड एज अ स्मॉल हैमबर्गर स्टोर, ये सो एंड सो 1945 में। Then in December 1948 reopened as a self-service drive-in restaurant. 1950 में again उसकी थोड़ी सी history आप लोग पढ़ लीजिएगा। After few years in 61 Ray purchased the ownership from McDonald's brothers. Today 34,000 McDonald's stores serving 69 million customers each day in over 119 countries. These statistics are subject to change because definitely थोड़ा ये पुराना मेरे पास मौजूद है। McDonald's Pakistan. McDonald's Pakistan is part of the Lexan group of companies, a leading business house in Pakistan. McDonald's first restaurant opened its door to the people of Pakistan in September 1998 in Lahore, and a week later in Karachi. 11 in Karachi, 10 in Lahore, 1 in Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Islamabad and Rawalpindi and Kala Shah Kaku. The point is कि ये भी subject to change again, जिस तरह क्योंकि मुझे बताते खुद I remember last time इस्लामाबाद के भी 2 हैं, एक one is in आप कह सकते हैं पैरिया में है शायद, मैकडॉनल्ड्स है पैरिया में, there is some other location, एक तो F10 में है मैकडॉनल्ड्स, second is रावलपिंडी में है, third one is some place it exists. Still the point is कि round about हमारा purpose is this, we need to eat,
मुझे भूख लगी है देख के, सच एन इंटरेस्टिंग मेन्यू इनका। अभी कुछ अर्सा पहले इन्होंने बहुत सारी वो टर्किश और सो एंड सो लॉन्च की थी। अगर आपके खाने का टाइम है तो आप लोगों को सब भूख लग रही होगी, बिलीव मी। नाउ मैकडॉनल्ड्स टारगेट मार्केट कौन सी है? अट्रैक्ट एज मेनी कस्टमर्स एज इट कैन, बट द मेन टारगेट जो उसके आते हैं दोज आर पेरेंट्स, जो बच्चों को उधर खिलाने लेके आए, चिल्ड्रन, जो फन प्लेस टू ईट, फॉर बिजनेस कस्टमर के वहाँ पे बैठ के डिस्कस कर सकें, कॉफ़ी पी सकें, और क्विक सर्विस पर्पज़ ये कि वहाँ पे बहुत क्विक सर्विस उनको प्रोवाइड की जाए, इवन के वो डिलीवरी कार वाली भी है। टीनेजर्स बाय के सस्ता मेन्यू है उनका, अफोर्डेबल प्राइसेस में इस वजह से अट्रैक्ट हो, तो ये उनकी मार्केट है। देयर आर टू की कंपोनेंट्स टू द फास्ट फूड इंडस्ट्री सप्लाई चेन। रॉ मटेरियल्स आर एसेंशियल टू द अल्टीमेट प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड कंपोनेंट डेफिनेटली, कि रॉ मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस किस्म का रॉ मटेरियल होगा उसी तरह की फाइनल प्रोडक्ट बनेगी उसके हिसाब से। क्विक, कन्वीनियंट एंड क्वालिटी फूड, कि एक स्पीडी हो, दैट इज़ व्हाई इट इज टर्म्ड एज फास्ट फूड, कन्वीनियंट हो, बड़ी आसानी से खाई जा सके, और क्वालिटी भी डेफिनेटली मेंटेन हो। The most important aspect of the industry supply chain that it is driven by the consumers. The consumers has what seems to be an endless amount of fast food chain to choose from the every day. मैकडॉनल्ड्स मेन गोल है इस मार्केटिंग की, जो उसकी एफर्ट है कि इतने सारी सप्लाई, वो आप कह सकते हैं कि फास्ट फूड चेन्स को छोड़ के मैकडॉनल्ड्स के पास आए। अब उसकी सप्लाई चेन की बात करते हैं। इट इज़ वेरी एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स. Number one, efficient, safe and quality food and affordable price. Large number of direct supplier companies that make or deliver final product to their restaurants. Large number of indirect suppliers, companies and firms that grow or process the ingredients that are eventually delivered to their direct suppliers, कि जिनके थ्रू यहाँ पे आती है। पाकिस्तान ने भी उन्होंने एक वीनस के नाम से एक सब कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है जो यहाँ पे डिलीवर करता है। मैकडॉनल्ड्स ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उनका, ऑनलाइन पोर्टल। ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम इज बेसिकली अ मेन रीजन फॉर देयर सक्सेस. इट इज़ सो एफिशिएंट दैट इट प्रोवाइड्स बैकबोन। आगे ई मैक डिजिटल उसका नाम है, जो बेसिकली फॉर मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 34,000 फ्रेंचाइजीज हैं वो इस ई मैक डिजिटल को एक्सेस करते हैं. Company is jointly owned by SL McDonald's and SL KKR Internet Company. It is procurement hub launched in 2001, allow all of McDonald's franchise to across the globe to place orders basically to run their restaurant जो उनको daily requirements होती हैं. Now, in the process of procuring a product, a typical McDonald's franchise restaurant places an order at eMac Digital website. The order is sent to the supplier कि जो supplier है उस तक जाता है. Supplier's order is processed and managed by the logistics. The logistics send the order of products to the franchise restaurant. It is the responsibility of eMac and logistics that the product are sent to the restaurant. Restaurant ने सिर्फ order करना है, उसके बाद wait करना है वो outsource सब contractor का, supplier का, जो वहाँ पे logistics के through उसको deliver करेगा. All the web steps are handled and executed by eMac Digital simply. Now global franchises अपना order place करते हैं, वो order जो है वो eMac Digital के through supplier तक पहुँच जाता है. Supplier जो है वो logistics को अपना वो items देता है जो deliver हो जाते हैं global franchise जहाँ भी जिस मर्जी लोकेशन के हो. तो बेसिकली eMac डिजिटल स्मॉल सप्लायर्स और लार्ज सप्लायर्स को दोनों को आपस में इंटीग्रेट करके, और अपने फ्रेंचाइज का काम है सिर्फ रिसीव करना, दैट्स ऑल. ऑर्डर प्लेस कर देना और रिसीव करना. देयर इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, जिसका पूरा लॉजिस्टिक्स का सिस्टम है. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स वो हैं, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर्स एंड वेंडर्स इनटू प्रोडक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्ट, जो डेली दिया जाता है. पाकिस्तान के केस में वीनस डिस्ट्रीब्यूटर्स, यू कैन सर्च वीनस डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन द गूगल. वो पाकिस्तान की काफ़ी आप कह सकते हैं, जो मैकडॉनल्ड्स को भी डेफिनेटली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जो डेली बेसिस पे ऑर्डर प्लेस होता है. दे वांट देयर आइटम्स टू बी फ्रेश. Venus distributors stores all the raw material in their its own cold stores and deliver only one day material to the restaurant. Most important aspect. अब देखें आप सप्लाई चेन के एक्सटेंसिव लेवल आप इसका देखेंगे. पाकिस्तान में जो मैकडॉनल्ड्स ऑपरेट हो रहे हैं वो डेली बेस पे ऑपरेट हो रहे हैं. इसका मतलब है मैनेजर जो है वो फोरकास्ट करके ऑर्डर प्लेस कर देता है और दैट ऑर्डर इज डिलीवर्ड टू दैट फ्रेंचाइज ऑन डेली बेसिस. Venus Pakistan established its dedicated McDonald's logistic operations in 1997 के. उसने जो पाकिस्तान का Venus डिस्ट्रीब्यूटर है उसने मैकडॉनल्ड्स के लिए सिर्फ एक अपनी सप्लाई चेन एस्टेब्लिश कर ली इतने रेस्टोरेंट्स को फीड करने के लिए. इट ऑल्सो रिसीव्ड द DQM डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी एंड मैनेजमेंट प्रोसेस सर्टिफिकेशन फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स USA ऑडिट टीम. Some branch has its own cold storage facility which is used to store the daily procured raw material. Inbound logistics में there are only two products, buns and scopes, which are sent directly to the restaurants. Venus Pakistan has full-fledged facilities to pack locally manufactured products in sachets such as sugars and tomato ketchups and all that. थोड़ा तेज़ हो रहा हूँ because we are almost out of time. मैं चाहता हूँ कि at least McDonald's cover हो जाए so that we can turn towards revision lectures. Today is the last lecture of the course. इसका एक मिस ज़रूर करेंगे आप लोग मुझे.
The transportation of McDonald's has been completely outsourced and since 80% is in refrigerated trucks. Cold movement, cold chain की बात हो रही है. Multi-temperature and single-temperature trucks transport the fast food swiftly to McDonald's restaurants. अब इसका एक interesting aspect है कि it is a multi-temperature truck जो different temperature zones के अंदर food को उसकी requirement के हिसाब से maintain रख सकता है. और single-temperature truck obviously उनके पास है ही है. The company has both cold and dry storage facility with capability to store products up to minus 22 degrees centigrade as well as delivery trucks to transport products at temperatures ranging from room temperature to frozen state. The specially designed trucks maintain the temperature in the storage chamber throughout the journey. Cold chain काफ़ी डिटेल में पड़ी हुई है, मैकडॉनल्ड्स के अंदर भी फॉलो हो रही है, देखें इसको. A cold chain is a temperature-controlled supply chain. It is used to extend and ensure the shelf life of products such as fresh agriculture, produce and processed food. McDonald's entire network supply chain consists of movements of goods through a cold chain. क्योंकि जो सारी goods and services move हो रही हैं, not necessarily कि सारी की सारों को वो cold temperature चाहिए, इसमें room temperature वाली goods भी होंगी. That is why they have multi-temperature trucks. कि कुछ चीज़ें उसी के अंदर इंतहाई cold temperature के ऊपर हैं, किसी के अंदर. अब ये नीचे बल्कि लिस्ट है कि innovative feature of this cold chain is that the same truck can carry products at different temperatures ranging from frozen products minus 18 to minus 25 degrees centigrade, chilled products 1 to 4 degrees centigrade and dry products at ambient temperature. के एक ही ट्रक आ रहा है और वो ट्रक मल्टीपल टेम्परेचर्स के ऊपर चीज़ें रख रहा है. तो उसमें जो कोल्ड आइटम्स हैं वो डेफिनेटली कोल्ड चेन का एस्पेक्ट से कवर होते हैं. McDonald's operations, cooking procedure and recipes documented, products become standardized ताकि प्रोडक्ट वो स्टैंडर्डाइज उन्होंने की हुई है across various फूड, जिसकी वजह से जब आप किसी एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो जो आप वहाँ पे टेस्ट है बर्गर का द सेम टेस्ट इज फ्रेंच फ्राइज का, बर्गर्स का द सेम टेस्ट इज अक्रॉस द बोर्ड सारे मैकडोनल्ड्स के. खैर अगर एक आइटम थोड़ा सा हो जाए तो दे थ्रो इट अवे, वो लिखा हुआ है ऑल द यूटिलिटी इक्विपमेंट इज वॉश्ड एंड क्लीन एंड McDonald's logistic, outbound logistic की बात हो रही है is the process related to storage and movement of products from the end of the production line to the user which is very short by the way. कि जब वो प्रोड्यूस हो जाता है outbound storage इतना ही कि इधर वो डिलीवरी की साइड पे चला जाता है और या जो है वो क्या कह सकते हैं काउंटर पे कस्टमर खुद परचेज कर लेता है. तो उनकी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स इज़ वेरी सिंपल. हाँ एक उसका एस्पेक्ट है दैट इज़ डिलीवरी, होम डिलीवरी सर्विसेज जो मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स ऑफर करते हैं. उसके लिए उन्होंने डिस्पैच राइडर्स रखे होते हैं. उसके लिए इनका सिस्टम थोड़ा सा स्लाइड में मेंशन नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ. मैंने पहले भी ये चीज़ें बताई हुई हैं. एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है, यू कॉल दैट नंबर, यू गिव देम एड्रेस कि मैं फॉर एग्जांपल सो एंड सो रीजन में रह रहा हूँ, सो एंड सो सिटी के अंदर रह रहा हूँ, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे ये आइटम्स डिलीवर करने हैं मेरे घर पे. व्हाट द मैकडोनल्ड्स दैट यूनिवर्सल एक्सेस नंबर डज इज़ कि वो जब नंबर अपने सिस्टम के अंदर फीड करते तो ऑटोमेटिकली नज़र आ जाता है दैट नियरेस्ट रेस्टोरेंट जिसकी जोन में ये लोग आते हैं फॉर डिलीवरेबल्स वो ये वाला रेस्टोरेंट बनता है. वो उस रेस्टोरेंट को कॉन्टैक्ट करते हैं, वो रेस्टोरेंट को ऑर्डर कंफर्म करते हैं दैट दिस ऑर्डर इज टू बी डिलीवर्ड एट दिस पर्सन एंड दिस इज हिज नेम एंड दिस इज हिज हर फोन नंबर. फिर अक्सर इन मैनी केसेस वो चेन वाले आपको खुद कॉल करते हैं दिस इज सर योर ऑर्डर, ये आपने कंफर्म कर रहा हूँ मैं. वो कहते हैं हाँ जी ऑर्डर हैज़ बिन प्लेस्ड. वो कहते हैं जी इतने मिनट्स में आपके पास पहुँचेगा और एक्चुअली इतने मिनट्स में पहुँच भी जाते हैं वो लोग. और वो ऑर्डर अब उसके अंदर वैरायटी ऑफ आइटम्स होते हैं. अगर आप ऑर्डर कभी देखें मैकडॉनल्ड्स के ऊपर जाकर, अगर इवन के अगर 4-5 बंदे भी ऑर्डर देखने लगे हैं तो सेम बर्गर्स होंगे, किसी को चीज़ चाहिए, किसी को चीज़ नहीं चाहिए, किसी को मायनीज चाहिए, किसी को कुछ चाहिए बीच में, किसी को थोड़ा फॉर एग्जांपल रेड चिली गार्लिक सॉस डालनी है, किसी ने दूसरी सॉस डालनी है, किसी ने एक बड़ा पैक चिप्स का लेना है, किसी ने. तो वो ऑर्डर की जो उसकी डिटेल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब कस्टमर को आप इतना दूर डिलीवर करने जाएंगे या कस्टमर टेक अवे लेने जाएगा, वो घर जाके खोलेगा तो उसको पता चलेगा जी ऑर्डर ठीक नहीं है, तो वो डेफिनेटली उसको इरिटेट तो करेगा. सो द पर्पस इज़ के ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो और ऑर्डर एक्यूरेट हो. So then we come to McDonald's distribution. McDonald's distribution system. McDonald's uses 3 types of distribution strategy: franchising, licensing, and joint ventures. फ्रेंचाइज आउटसोर्स कर दिया, लाइसेंसिंग कर दी कि लाइसेंस दे दिया किसी को, जॉइंट वेंचर किसी के साथ स्टार्ट कर दिया. मैकडॉनल्ड्स फोरकास्टिंग, वो फोरकास्टिंग की ब्रॉडली वो 2 टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं इस वक्त. नो डाउट क्वांटिटेटिव फोरकास्ट हिस्टोरिक डाटा के वजह से ही फोरकास्ट एग्जिस्ट करती हैं, बट द पॉइंट इज़ कि एक मार्केट रिसर्च थ्रू कस्टमर सर्विस वगैरह घरों में आते रहते हैं, जो इवन के जो आपके सेल्स पर्सनल आते हैं वो आपसे रिव्यू लेके जाते हैं. आप रेस्टोरेंट में जाएँ वहाँ पर वो लोग कस्टमर सर्वे जो आप जाते हैं उसके वो कार्ड्स पड़े होते हैं, उसके थ्रू सारा उसका डाटा कंपाइल होता है और आपसे इन्फॉर्मेशन इवन के वो UN नंबर आप एक दफ़ा कॉल कर
में उनके डेटाबेस में नंबर चला जाए तो वो भी आपको कॉल बैक कर करके पूछते रहते हैं, हाँ जी बड़े अच्छे से आपने ऑर्डर नहीं प्लेस किया, हाँ जी ये हमारी एक वो ऑफर आई है, इसके बारे में आप क्या सोचेंगे। फिर इसके अलावा सर्विस वो इस तरीके से भी करते हैं कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे कुछ अर्सा पहले टर्किश बर्गर, फ्रेंच बर्गर, सो एंड सो डिफरेंट टाइप्स के, मैक्सिकन बर्गर, ब्राज़ीलियन बर्गर उन्होंने लॉन्च किए थे, वो लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए वो उन्होंने लॉन्च किए, कस्टमर्स ने परचेज की, उसके हिसाब से उनके रिव्यूज़ लेते रहे और आखिर में कुछ उन्होंने स्टार्ट कर दी, कुछ उन्होंने ख़त्म कर दी। एक्सपर्ट ओपिनियन एंड जजमेंट्स ऑफ कोर्स डेल्फी टेक्निक सॉर्ट ऑफ थिंग वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा फोरकास्टिंग के लिए वो लोग, क्योंकि मैनेजर डेली बेसिस से फोरकास्ट कर रहा है तो डाटा भी उसके पास मौजूद है कि आप रूटीन में ऑन एवरेज अदर देन द हॉलीडेज़ हमारे इतने आइटम्स चाहिए होते हैं, ऑन हॉलीडेज़ हमें ये वाले आइटम्स इतने चाहिए होते हैं। आज हमने एजिलिटी और मैकडॉनल्ड्स कंप्लीट कर लिया, आज मैंने आप लोगों का काफ़ी टाइम लिया। अब बाय द एंड मैं आप लोगों से अगेन सजेस्ट करूंगा दैट गो थ्रू द बुक पढ़ते रहें, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स और जो चीज़ें डिस्कस की हैं उनको जाके नेट पे भी एक्सप्लोर करें। पॉसिबली अगर एजिलिटी के इतने सेटअप्स हैं, किसी ना किसी एक अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेयर उसको विजिट कर लें, उसकी जाके वर्किंग देखें, उसको समझें, बिकॉज यू गाइज आर गोइंग टुवर्ड्स लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप लोगों को इंटर्नशिप कराई जाती है, प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो डू दैम एक्चुअली, उनको सही प्रैक्टिकली करें जाके, मतलब उससे वो उठा के जान नहीं छुड़ानी, उसको जाके आप आई वुड अगेन रिकमेंड कि किसी बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ अपने आप को अटैच करें किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तब ही बन सकते हैं कि आपने पढ़ तो लिया, सारा किताब भी आप लोगों को मैंने बता दी, मैंने बता दी, लॉजिस्टिक्स के और भी आप कोर्स पढ़े होंगे, ऑपरेशंस के पढ़े होंगे, टेक्निक्स पढ़े होंगे, लेकिन जाके फिजिकली देखें तो सही कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो फील्ड में कैसे काम कर रहे हैं, वो हाउ दे आर मैनेजिंग थिंग्स, उनके सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, उनके डेटाबेसेस क्या हैं, किस तरीके से वो राउटिंग करते हैं या री राउटिंग करते हैं, किस तरीके से वो लोग कंसोलिडेशन करते हैं, किस तरीके से वो फॉर एग्जांपल ब्रेक बल्क वाला कॉन्सेप्ट किस तरीके से अप्लाई करते हैं। डू दैट, गो टू द फील्ड। टेक केयर, होप टू सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।